जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हम देख रहे गाड़ियों का रेला चला आ रहा है एकदम। तो जो धरती होती है शायद उसमें भी तो कंपन होती है जब इतनी गाड़ियाँ दौड़ती हुई दंदनाते हुए पहाड़ों की तरफ आती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सर उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है? विगत 25-30 सालों में जो रेडिकल चेंज यहाँ पे आया है, मानव का प्रेशर बढ़ा है और विकास की दौड़ में कहीं हम कुछ गलतियां भी कर बैठे हैं। कुछ जगहें हैं कि जहाँ तक कि एक कंट्रोल करके ही टूरिज्म को अगर वहाँ तक भेजा जाए तो वो बचा रहेगा जो है। हम लोग इस समय एक ऐसी जगह पर हैं जिसको देश दुनिया में अब बहुत लोग जानते हैं। हम माणा विलेज से थोड़ा सा पहले हैं। अक्सर लोग आते हैं तो दो चीज़ों पर ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर फ़ोटो खिंचाना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पर पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पहले लिखा हुआ था कि भारत का अंतिम गांव, अब लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव। और ऐसे ही माणा में एक दुकान है जिसका नाम है भारत की चाय की आखिरी दुकान। लेकिन हम उस दुकान में नहीं है, हम यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। और ये बहुत खूबसूरत जगह आप जो देख रहे हैं हमारे पीछे, ये है बड़ी हाइकर स्टे। और बड़ी हाइकर स्टे का जो कॉन्सेप्ट है जिन्होंने डेवलप किया है वो हमारे बीच में है राकेश जी, और हमारे साथ प्रोफेसर MPS बिष्ट है। हम लोग यहाँ पर चाय के साथ ये बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट तो ठीक है लेकिन टूरिज़्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ जोड़ते हुए और उसको एडवेंचर के साथ कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं उस पर बात करेंगे। राकेश जी एडवेंचर में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं और प्रोफेसर साहब का तो इस एरिया में बहुत सारा काम है। तो पहले राकेश जी शुरू करते हैं। सर पहले तो ये जो खूबसूरत आपने ये जो टैंक कॉलोनी बसा दी है, इतनी खूबसूरत लोकेशन, चारों तरफ से पहाड़ दिख रहे बर्फीले, क्या थॉट था इसके पीछे और क्यों लगा आपको कि यार ये मुझे यहाँ पे करना चाहिए? पहले तो मैं ये बताऊं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो विचार मेरे दिल में आया था, वो जो आपने सस्टेनेबल जो आपने बताया है वही चीज़ें हैं। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो कि अभी इन माहौल में रहना चाहते हैं। लोग जो है टूरिस्ट जो है वो दिल्ली से आ रहा है तो वो 5 स्टार में ऑलरेडी रहते हुए आ रहा है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार में रहते आ रहा है। एंड यहाँ पे वो चाह रहा है एक अलग सा फील लेना जो है कि बद्रीनाथ जी में अगर वो आए तो उसको दर्शन के साथ साथ एक एडवेंचर का जो है जो फील है वो यहाँ पे वो फील करे, वो नेचर के बीच में रहे। वो कंक्रीट का जो जंगल हम लोग खड़ा कर दिए हैं जो वहाँ पे नीचे सिटीज़ में, हम नहीं चाह रहे थे कि उसको इस प्रकार से यहाँ पे दोबारा से किया जाए। तो हमने सोचा कि नहीं, क्यों ना एक कम लागत में जो है जो चीज़ें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे के जो लोकल्स है इतना पैसा पहाड़ों में है नहीं अभी भी। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा छोटा सा कॉन्सेप्ट निकाला जाए और उसमें जो है हम लोग टेंट्स जो हैं, जो स्विस कॉटेज जो टेंट्स है, उनमें लोगों को यहाँ पे रुकाया जाए और उनसे जो है यहाँ पे बद्रीनाथ जी के जो है यहाँ पे दर्शन कराए जाए, उनको फील दिया जाए कि पहाड़ में आप आए हैं तो पहाड़ का फील करिए, उसकी ठंड को फील करिए, उसके यहाँ पे मौसम हो गया, यहाँ पे जो आपको व्यू जो यहाँ से दिखाई देता है, तो वो सारी चीज़ें आप फील करिए। अगर आप बंद कमरे में रहेंगे तो आप देख नहीं पाएंगे जो है। तो इसलिए मैं जब यहाँ से गुजर रहा था तो माणा के पास मुझे ये लोकेशन बहुत प्यारी लगी। एंड देन उसके बाद मैंने ये जो लोकेशन है मैंने ये लीज पे उठाई है, जो मैंने कहा लीज पे ले करके देन उसके बाद मैंने अपना ये सेटअप यहाँ पे दिस ईयर डाला है, बड़ी हाइकर स्टे। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत है और लोकेशन वाइज भी। मैं प्रोफेसर MPS बिष्ट जी के पास आऊँगा। सर आपका इस क्षेत्र में बहुत लंबा काम रहा है, या मैं ये कह लूँ कि आप इस तरह से इसमें मास्टरी रखते हैं इस क्षेत्र में और आपकी इस क्षेत्र को लेके बहुत सारी चिंताएं हैं। अभी जब जोशीमठ आपदा आई थी उस समय भी हमने देखा था, जब क्रैक्स बहुत बढ़ गए थे उस समय भी आपने काफ़ी रिपोर्ट वहाँ से दी थी और आपका इस क्षेत्र को लेकर भी अपना एक अलग टेक रहा है और बहुत आप खुलकर बोलते हैं अपनी बातों को। तो जब आप इस तरह के कंक्रीट के जंगल देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि ठीक है डेवलपमेंट चाहिए, यात्री सुविधाएँ होनी चाहिए, लेकिन हम जब बार बार एक बात कहते हैं, किस शर्त पर और किस कीमत पर? देखिए अर्जुन जी, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज बहुत मुद्दत बाद मुझे मिला है और मैं ऑन द वे था अपना माणा की तरफ, क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि रही है। मैंने अपने जीवन के 25 वर्ष इन्हीं घाटियों में गुजारे हैं और जहाँ तक यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ की भूगर्भीय स्थिति, यहाँ का कंस्ट्रक्शन, यहाँ का कल्चर,
और यहाँ की जो सबसे बड़ी आत्मा है वो है हमारे भगवान विष्णु की, जो उनकी गद्दी है। तो उस सब के ऊपर मैं पिछले 25-30 सालों से चिंतन मनन करते आया हूँ। और हमेशा एक चिंतन रहा है कि क्या होगा जब इस तरह का पॉपुलेशन प्रेशर दिन पर दिन यहाँ पे बढ़ता जाए। वो जो झरने जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो वसुधारा हो, चाहे ये अपने मन्नाक का बुग्याल हो, चाहे ये शेषनाग की पहाड़ी हो, चाहे ये नर और नारायण पर्वत हो, नीलकंठ हो, अलकनंदा हो और सामने जो है ऋषि गंगा हो, इधर सरस्वती हो। आप देखिए कि और पीछे मेरे जो है धन कुबेर पर्वत, फुलार बांक, ये सारी जो प्रकृति की जो नेमत है, जो देन है, उसको आने वाले समय में हम उसका किस तरह से आनंद ले पाएंगे, ले भी पाएंगे या नहीं भी ले पाएंगे। क्योंकि जैसे मैं देख रहा हूँ विगत 25-30 सालों में जो रेडिकल चेंज यहाँ पे आया है, मानव का प्रेशर बढ़ा है और विकास की दौड़ में कहीं हम कुछ गलतियाँ भी कर बैठे हैं। ज़रूरी है, चूँकि हम मानव हैं, हमें सुविधा चाहिए। अगर हमको माना गांव में लोगों को बसाना है तो हम उनको सुविधाएं देंगे। ऐसा नहीं है कि हम उन्हीं दरख्त वाले मकानों में छोड़ देंगे, उन्हीं द्यूखा और कंबल पहनने में छोड़ देंगे। उनको भी नए समाज के साथ जोड़ना है, उनको भी सुविधाएं देनी है। लेकिन सुविधाएं कैसी? जो बेसिक सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क। इसके अतिरिक्त जो भी हम प्लान करें, बात करें हम टूरिज़्म की, बात करें हम माउंटेनियरिंग की, बात करें हम रिवर राफ्टिंग वगैरह की, ये जितने भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं, ये मेरे ख्याल से एक सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में होना चाहिए और बड़ी सोच विचार करके बाद हमें कोई भी स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि यहाँ की जो प्रकृति है हिमालय की, और ख़ास तौर पे सेंट्रल हिमालय, ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही फ्रेजाइल है। आप जानते हैं कि ये हिमालय जो है बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज में। यहाँ पे जो भी आपको भू आकृतियाँ मिलेंगी वो हम उनको बोलते हैं शैशवावस्था की भू आकृति। ये मैच्योर नहीं है, ये ओल्ड नहीं है, ये अपनी अर्ली स्टेज की भू आकृति है। और इन आकृतियों ने भी बदलाव आएगा डे बाय डे, प्राकृतिक रूप से। जैसे जैसे प्रकृति अपना रूप बदलती जाएगी वैसे वैसे इनमें भी बदलाव आएगा। लेकिन वो बदलाव एक स्लो पेस में होता है, नेचुरल फॉर्म में होता है। उसको कहते हैं हम प्राकृतिक बैलेंस, नेचुरल बैलेंस के साथ। अब हो क्या रहा है कि हम अपनी सुविधाओं के चक्कर में उस बैलेंस को, जो प्राकृतिक बैलेंस है, उसको इम्बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमारे पास बहुत कुछ है देखने के लिए, जैसे कि मैंने अभी नाम गिनाया। और एक एक चीज़ के बारे में अगर आप विस्तार से चर्चा करना चाहें तो शायद मुझे कम से कम हफ्ता 10 दिन लग जाए। लेकिन थैंक्स टू सजवान जी, आपने एक विज़न लेकर के वो जो कंक्रीट के जो ढांचे हैं उनको त्याग करके अपनी ज़मीन को बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में छोड़ रख के लोगों को वो प्रकृति दिखाने की कोशिश की है जो मैं दिल में बहुत पहले से सोचता था। और रीजन बीइंग, आज जब मैं इधर जा रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इस कैंप पे और मेरे मुंह से निकला वाव। और मैंने वाव देखा और उसके बाद मैं आगे बढ़ा तो आप मेरे पीछे पीछे दौड़ के आ गए कि ये तो हमारे गुरुजी है। और फिर मैंने माना का प्रोग्राम छोड़ करके सीधे वापस आ गया आपके साथ साथ, क्योंकि ये मेरे दिल का हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ पे आया। एक सवाल मेरा आप दोनों से ही है। प्रधानमंत्री का माणा को लेकर एक विशेष मतलब लगाव कह लीजिए, वो कहते भी हैं कि यहाँ आइए, वो यहाँ के टूरिज़्म, वो चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म एक्टिविटी बढ़े। माणा में बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं, जैसे अभी हमने देखा कि ये प्रथम गाँव लहरा रहा है, सीमांत क्षेत्रों को लेकर बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एक सवाल ये है आप दोनों से ही कि कहाँ तक, जब हम कहते हैं कि माणा, जैसे माणा पास की बात हो रही है कि वहाँ तक टूरिज़्म एक्टिविटीज़ की जाएं, ना की जाएं, या क्या किया जाए, तो आप दोनों को क्या लगता है कि कहाँ तक टूरिज़्म एक्टिविटी जा सकती हैं
और उसके अलावा बाकी जो है वो हम एडवेंचर जो लवर्स हैं उनके लिए छोड़ दें, और वहाँ पर जो आम टूरिज्म एक्टिविटी है उसको ना करें। एक किस लिमिट तक होना चाहिए? मेरा जो मानना है कि जो प्रधानमंत्री जी का जो पहले से ही जो आपने बताया कि ये वाइब्रेंट विलेज के अंदर भी आता है, माणा विलेज जो है, और यहाँ पे उत्तराखंड गवर्नमेंट भी जो है इस पे काफ़ी ध्यान दे रही है। लगातार डेवलपमेंट जो है यहाँ पे हो ही रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और जो मोदी जी का जो सपना है यहाँ पे कि जो टूरिज़्म का, कि वो आए माणा विलेज में। और अगर आप आज देखें तो माणा विलेज में आज एक पार्किंग जो है, पार्किंग की बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है कि अगर आप देखें कि इतना क्राउड आ रहा है सिर्फ एक कॉल पे मोदी जी के, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है और हमें भी लगता है कि इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, माणा पास की अगर मैं बात करूं, क्योंकि माणा पास एक क्योंकि संवेदनशील एरिया है, बॉर्डर एरिया है, आईएलपी वहाँ के लिए लगती है, तो मेरा अपना निजी वो है। बाकी ये है कि कुछ जगहें हैं कि जहाँ तक कि एक कंट्रोल करके ही टूरिज़्म को अगर वहाँ तक भेजा जाए तो वो बचा रहेगा जो है। और इन फ्यूचर में ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है और भारत सरकार के ऊपर है, उत्तराखंड सरकार के ऊपर है कि वो किस प्रकार से इस टूरिज़्म को बढ़ावा देती है। बट अगर कुछ चीज़ें हैं कि ठीक है, माणा पास तक एटलीस्ट जो है आईएलपी जो है वो मिलनी चाहिए, और सिंगल विंडो जो सिस्टम है अगर वो एक हो जाए तो वो अपने आप में एक बहुत अच्छी पहल होगी। मतलब सर आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, ऐसा है कि जो इस तरह की प्लानिंग है, अभी मैं बद्रीनाथ में जो अधिकारी हैं मिस्टर अनिल ध्यानी, अधिशासी अभियंता, तो इस साल का अपडेट ले रहा था कि बद्रीनाथ की क्या सिचुएशन है। तो आप देखिए कि जहां उनका रेशियो था कि 1200 आदमी पर घंटे, यानी कि 3 सेकंड में एक आदमी को दर्शन कराना था। और वो दर्शन कैसे हो रहे हैं 3 सेकंड में भगवान के, वो आप समझ सकते हैं। आए और गए, आई वॉश। साइंस ये बोलती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने माइंड में उसको पिक्चर बनाने के लिए कम से कम 8 सेकंड चाहिए होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बद्रीनाथ में 3 सेकंड का टाइम दे रहे हैं बद्रीनाथ जी को देखने के लिए। सोचिए कि वो देख भी पाए होंगे कि नहीं, इतने सुदूर भारत के कोने से आके जो है आ रहे हैं। और साथ में उनका ये भी कहना है कि इस साल जो बद्रीनाथ में जो अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो 1350 व्यक्ति पर डे का हो रहा है, मतलब पर, और 13 घंटे उन्होंने 14 घंटे कर दिए मंदिर दर्शन के, उसमें भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आप देखिए कि ये सामने जो है माता मूर्ति है और सामने शेषनाग का नाग नागिन का जोड़ा लगता है, वहाँ से लेकर लाइन लगी है और सीधे मंदिर के दरवाजे तक कम से कम 3 किलोमीटर की लंबी लाइन। तो इस लाइन को, और फिर उनको मिलता कितना है इस लाइन में देखने के बाद, सिर्फ 3 सेकंड। तो कहीं ना कहीं हमारा मैनेजमेंट में ये पार्ट में कहीं कमी हो रही है कि हम कैसे, और दूसरी बात हम फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि हमको यात्री और टूरिस्ट दो तरह के, जो देव दर्शन के लिए आते हैं वो होते हैं विशुद्ध यात्री, और जो टूरिस्ट आते हैं वो आए गए, पिकनिक मनाया, इधर गए, इधर बाइक दौड़ाई, गाड़ी दौड़ाई, घूम करके गए और चले गए। तो इन पे हमें भेद करके और तब मैनेजमेंट करना होगा कि कैसे हम इनको आइसोलेट करें कि टूरिस्ट को यात्री से फ़र्क करते हुए, क्योंकि यात्रा जो हमारी जो यहाँ के भगवान विष्णु का जो स्थान है उसका महत्व कुछ और है, और जो टूरिस्ट की हम बात करते हैं वो थोड़ा सा हमको दोनों को सेपरेट करते हुए अपने फ्यूचर की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब हम इस यात्रा पर निकले थे तो हमारी कोशिश ये जानने समझने की थी कि जो हमारे पहाड़ हैं वहाँ किस तरह का बदलाव हो रहा है, क्योंकि हमने जोशीमठ को टीवी कैमरों की नज़र से देखा था, लेकिन ग्राउंड में जाकर क्या वहाँ की हकीकत है वो कैसी है, इसी वजह से प्रोफेसर साहब और हम जब यहाँ आए हमने देखा जोशीमठ में। सर आपने बहुत सारी चीज़ें दिखाई, वहाँ पर ज़मीन की क्या स्थिति है, जब हम कल देख रहे थे कई जगह पे अभी भी वो लग रहा है कि कभी भी कुछ बड़ा हो सकता है, ये खतरा बना हुआ है। ऐसे में सर जब हम रास्ते से आ रहे थे तो हम देख रहे गाड़ियों का रेला चला आ रहा है एकदम, तो जो धरती होती है शायद उस पर भी तो कंपन होती है जब इतनी गाड़ियाँ दौड़ती हुई दंदनाते हुए पहाड़ों की तरफ आती हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सर उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है?
बेलगाम जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं इन पहाड़ों को भी तो सांस लेने के लिए, दम लेने के लिए समय चाहिए। निश्चित तौर पे आपका जो प्रश्न है वो वाजिब है, क्योंकि अल्टीमेटली जो मास मूवमेंट जो हम लोग कहते हैं, भूस्खलन, धरती के रॉक फॉल, कहीं पर सड़क का धंसना, ऊपर से पत्थरों का गिरना, ये कुछ घटनाएं हैं जो प्राकृतिक हैं, लेकिन इसको एक्सेलरेट करती है ये प्रक्रिया जो आप कह रहे हैं, जो वाइब्रेशन ऑफ बैकिल मूवमेंट है, जो रोड कंस्ट्रक्शन में जो हैवी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ है, और साथ में जो प्रकृति कर रही है वो तो कर ही रही। जैसे भूकंप तो यहाँ हमें आए दिन की घटना है, लेकिन उसके साथ साथ हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं इस गतिविधि से। तो ये जो बैकिल मूवमेंट है, ये वाइब्रेशंस हैं, और इवन साउंड इज आल्सो वन ऑफ द रीजन, कि जिसकी वजह से विंड है, साउंड है, और ये अर्थ मूवमेंट है, ये इनकी वजह से हमारे जो आपने देखा होगा एक दो जगह पे, मैं अभी कल आपको दिखाया था कि कुछ बारिश नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही, थोड़ा हवा आई तो पूरा पहाड़ नीचे सरक आए। तो ये नेचुरल काउजेज है, लेकिन उसको एक्सेलरेट कर रही है ये बैकिल मूवमेंट। तो आपका कहना वाजिब है कि हमारी जितनी भी ये ओवर क्राउडेड बैकिल मूवमेंट है, इस पर कहीं ना कहीं हमें चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। एक सवाल मेरी कल्पना का है, उसमें आगे चलकर वो फिजिबल है भी या नहीं, लेकिन मेरी कल्पना में ऐसा सवाल इसलिए आया क्योंकि मैं आपको देखता हूँ, आप एडवेंचर लवर है, ट्रैकिंग को बहुत देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि सरकार ये सोचे कि जो हमारे यंगस्टर हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनको एक ऑप्शन दे कि आप श्रीनगर से जो है ट्रैकिंग करते हुए जाइए बद्रीनाथ, रास्ते की खूबसूरती भी देखिए, और 4-5 दिन में ट्रैकिंग करते हुए बद्रीनाथ जाइए, तो शायद उससे कुछ व्हीकल हम कंट्रोल कर पाएंगे। एक तो ये, और दूसरा वो कि जो पहाड़ की खूबसूरती है, जो रास्ते में इतनी खूबसूरत जगह है, वो देखते हुए आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ये हो सकता है, और इस पर शायद सरकार ध्यान दे रही है शायद, क्योंकि जो पहले जब यात्रा होती थी, तो जब हमारे जो है ये रोडें नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम पे भी यात्रा होती थी, और चारों धाम हुआ करते थे उस टाइम पे। तो 4 धाम का जो ये जो पेरीवेरी जो ये है, तो ये बना हुआ है पहले से ही जो है। अगर सरकार इसको प्रमोट करती है तो अपने आप में एक ज़बरदस्त मतलब यंगस्टर के लिए तो ये एक बढ़िया अच्छा मौका है ये इसमें, और लोग तो आएंगे इसको जो है खुश होकर के कि चलिए हम गाड़ी से तो अब काफ़ी बार चले गए हैं, एक बार जरा हम लोग चलो ट्रैक करते हुए निकलते हैं। तो अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। सर आप क्या कहेंगे? आपकी इस बात को देख के मुझे अपना वो कार्य याद आया जब मैं उत्तराखंड अंतरिक्ष विभाग में निदेशक के पद पे था, और उत्तराखंड सरकार में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा कि जावलकर साहब हमारे सेक्रेटरी थे, तो क्यों ना हमारा जो ओल्ड 4 धाम रूट है इसको रिवाइव किया जाए। और इसके लिए एक मीटिंग बिठाई गई, उसमें मैं भी भागीदार था। हमारे यहाँ की जी जो है पुलिस के एवरेस्टर, और अमित बिष्ट, कर्नल अमित बिष्ट जो NIM के डायरेक्टर थे, और इसके अतिरिक्त NDRF के लोग थे। तो इनके साथ एक मीटिंग हुई थी कि क्यों ना एक प्रपोजल बनाया जाए और इसका इस्तेमाल किया जाए। उसमें हमारे यहाँ से मैंने अपने साइंटिस्ट को डिप्यूट किया था, और खुद भी 1-2 जगह पे मैं विजिट किया हूँ। पूरा हमारा जो ट्रैक रूट था उसको फॉलो किया गया। पहले हमने कहा इसका विस्तार से सर्वे कर लिया जाए, तो इनिशियल सर्वे हम लोगों ने करवाया है। कर्नल अमित जो है उनके हमारे ग्रुप लीडर थे, और पूरा 4 धाम के जो पुराना रूट है, राइट फ्रॉम ऋषिकेश और आपका गंगोत्री, जमुनोत्री, और इधर वाला जो रूट है बद्रीनाथ केदारनाथ वाला, पुराने रूट को बात कर रहा हूँ मैं। इस पे पैदल गए, उसकी वहाँ की वेजिटेशन देखी, वहाँ की रोड की कंडीशन देखी, वहाँ की चट्टियाँ जितनी थी उनकी क्या स्थिति है, उनको डिमार्केट किया गया, और इस तरह से एक आउटले प्लान बनाया गया। और हाल ही में फिर उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे DM जो पौड़ी के हैं आशीष चौहान, उन्होंने भी खुद से विजिट करके कुछ साइट को अपना ऋषिकेश और इसके बीच का ट्रैक को मेंटेन करने की और रिवाइव करने की बात की है। तो मेरे ख्याल से जैसे हमारे भाई राकेश बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इस ओर सोच रही है, ये बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए, और लोगों को इस ओर आकर्षित करने की अति आवश्यकता है। बिल्कुल सर, दरअसल क्या था कि मेरा सवाल उसी संदर्भ में था कि ओल्ड 4 धाम रूट,
लेकिन होता क्या है, जब यंगस्टर जनरेशन होती है, जब यंगस्टर्स होते हैं ना, अगर हम उनको कहें ना कि 4 धाम चलते हैं ट्रैकिंग करते हैं, वो शायद उनको अपील ना करे, है ना। लेकिन अगर हम उनको कहें लेट्स प्लान ट्रैक टू माणा, तो वो उनको ज़्यादा अपील करता है। और रास्ते में तो ऑब्वियस है कि ये सारी चीज़ें पड़ती हैं। मतलब यह है कि रास्ता वही होगा, लेकिन उसको नए तरीके से नई जनरेशन की सोच के साथ उसको अगर प्लान किया जाए तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। आज हम लोग यहाँ थे और ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मैं बार बार जो है इन पहाड़ों को देख रहा हूँ और इतना इतना अमेजिंग व्यू है। और उस जगह पर आपने ये जो इस बनाया है ना, ये टेंट सिटी, ये ज़बरदस्त है। और ये सोच इसलिए भी काबिल ज़बरदस्त है तारीफ। कि इसमें नेचर को नुकसान बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर क्या होता है कि हम बड़े बड़े सेटअप खड़े कर देते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, वह यहाँ के नेचुरल उसको नुकसान पहुँचाते हैं। और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा टेंट है, जब ज़रूरत पड़ी लगा लिया, जब किया पैक किया और आगे बढ़ गए। तो ये खूबसूरत आपके प्लान के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। और ये ऐसी आप और जगह भी करें प्लान। और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। Thank you. कोशिश यही है कि हम लोग पहाड़ के बारे में बात करें, लेकिन जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं जो हमें समझने पड़ेंगे। हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और हम हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत का सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने की ऐसी कीमत ना हो जो हमें चुकानी पड़े। तो बस इसी का ध्यान रखना है। और बाकी घूमिए इन वादियों में, जितना पैदल हो सके चलिए, सेहत के लिए भी अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।